यादों का सिलसिला। श्रोताओं नमस्कार। हमारी गीत संगीत की दुनिया बहुत समृद्ध है और इसे समृद्ध किया है गीतकारों ने, संगीतकारों ने। कई महान संगीतकार हुए, कुछ ने तो अकेले दम पर ही अपने हुनर का परचम लहरा दिया, तो वहीं कई ऐसे संगीतकार भी हैं जिन्होंने जोड़ी बना ली और अलग अलग नाम से जाने गए। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सफलतम जोड़ियों में से एक जोड़ी जिन्हें आप और हम एलपी के नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उन्नीस से इस संगीतकार जोड़ी ने जो अपने संगीत का सफर शुरू किया, तो बस हम सब ने एक साथ मिलकर यही कहा, आप आए बाहर आई। दोस्तों, इतनी विविधता कि पूछिए मत। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत की रचना, लोक धुन और अर्धशास्त्रीय संगीत के लिए भी आप जाने जाते हैं। फिर तो मुजरा हो, कव्वाली या फिर देशभक्ति गीत। हर विधा में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपनी पहचान बनाई, प्रसिद्धि हासिल की और हम सब के दिलों पर राज किया। तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना तो जैसे इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। क्यों? ढपली वाले याद है ना? ढपली बजा। वहीं सरगम से भी गीतों को सजाकर इन्होंने गीत में चार चांद लगा दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात हो तो कौन सा गीत याद किया जाए, किन किन गीतों पर चर्चा की जाए, बहुत मुश्किल है। अब 1, 2, 3 से लेकर 11, 12, 13 तक कैसे भूल सकते हैं हम सब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जी हाँ, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत का जादू ही कहा जाएगा, जिसके आगे सारे नजारे फीके पड़ जाते हैं, दिन में रात हो जाती है। दिल ने दिल को जी हाँ दोस्तों, गीत बजता है और बस समझ में आ जाता है कि इसमें संगीत किसका है। अब वो चाहे किसी राग पर भी आधारित हो सकता है, डिस्को धुन पर भी आधारित हो सकता है। याद आ जाता है वो गाना सावन का महीना, लेकिन मिलन फिल्म के तो हर गीत सबकी जुबान पर चढ़ गए थे उस समय, और आज भी उतनी ही शिद्दत से हम उन सब गीतों को याद करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से हम सब वाकिफ हैं, उनके प्रशंसक हैं और दिलों में बसाए हुए हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। दोस्तों, कार्यक्रम यादों का सिलसिला। आजकल आप सुन रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत कुडालकर जी की बातें। उनको क्या पसंद, वो क्या खाना पसंद करते थे, उनके घर में महफिलें कैसी सजती थीं, कहाँ घूमने जाते थे और कैसे तमाम जो धुनें हमें मिली वो सब कैसे बन जाते थे, ये सारी बातें बता रही हैं उनकी श्रीमती जी जया लक्ष्मीकांत जी और उनकी सुपुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों का सिलसिला में। इस कड़ी में सुनते हैं और ढेर सारी बातें। फिल्म फेयर अवार्ड के बाद सबसे ज्यादा नॉमिनेशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीतों को ही मिला। बिल्कुल, वो हमेशा चाहते थे कि मुझे एक 8वां फिल्म फेयर अवार्ड मिले। अच्छा। लेकिन वो उनको दुर्भाग्यवश नहीं मिला। Anyway, 7 मिले थे। 7 मिले थे, हाँ। लेकिन हमारी बाकी भी काफी फिल्में हैं जिनका संगीत इतना लोकप्रिय हुआ जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, जिसमें उनको बहुत उम्मीद थी कि मिलेगा, जैसे तेजाब में उनको नॉमिनेशन था। एक दूजे के लिए में नॉमिनेशन था। उनको बॉबी में नहीं मिला,
फिल्म फेयर अवार्ड, जिसके लिए उनको बहुत उम्मीद थी, हीरो में नहीं मिला। तो ये सारी हमारे लिए तो फिल्म फेयर अवार्ड से भी ज्यादा है। हाँ। और भी कोई ऐसा ख्वाब उनका उन्होंने कभी शेयर किया हो कि ये भी उनका मन है करने का? उनको ना ऐसे जहां भी बीच होगा ना, वो वाटर ओवरलुकिंग द बीच, ओवरलुकिंग द सी, उनको बहुत इच्छा थी कि मेरा एक ऐसा घर होना चाहिए जहां से पूरा दरिया दिखे। और उनको ऐसा हिल स्टेशन, वो सब चीजों का बहुत शौक था। हाँ, लेकिन गार्डन में शाम को बैठना अपने, इतना मसरूफ रहते थे कि वो मतलब इतना सब कुछ कर ही नहीं पाते थे ना। हॉलिडे भी अगर साल में हम लोग एक लेते थे 15 दिन, तो वो कैसे मुश्किल से उसके लिए समय निकालते थे। ऐसा उनसे म्यूजिक बनता था, ये नहीं कि सोच रहा हूँ नहीं। एक बार किसी जर्नलिस्ट ने बख्शी अंकल को ये बात पूछी थी, बोले कि बख्शी जी, आप इतना लक्ष्मीकांत जी के साथ रोज का आपका संपर्क है, मतलब वो 9 to 1 होते ही थे हमारे यहाँ तकरीबन। तो ये कैसे, ये धुनें कैसी बनती है? क्या उनके ब्रेन में क्या कोई छोटा सा ट्रांसमीटर या कुछ एक मशीन है? तो बख्शी अंकल ने उनको जवाब दिया कि कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लक्ष्मी के ब्रेन में शायद कोई छोटा सा मशीन है। मतलब इतना स्विफ्ट होता था उनका काम कि बस सा और प, जो हमारे दो सुरे हैं, उन पे उन्होंने हाथ रख दिया और बस वो कुछ एक ट्रांस में चले जाते थे। अच्छा। और बस ऐसा ही था। मतलब उसके पीछे कोई एक मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती कि नहीं ऐसा होता था, ये सुर वो सुर, ऐसा कुछ भी नहीं। या उसके लिए चाय चाहिए, हाँ, या कुछ चाय चाहिए, या कुछ नहीं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई धुन बना रहे हो और आप पापा के पास चली जाएं या भैया चला जाए, तो कभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए? नहीं, ऐसा कभी बोलते थे कि मैंने ये बहुत अच्छा गाना बनाया बेटा, आके सुनना जरा। और या तो फिर जब भी कोई सिंगर आते थे हमारे यहाँ रिहर्सल करने, जैसे मोहम्मद अजीज आ गए या अलका जी आ गई या अनुराधा जी आ गई, तो कहते थे कि मैं उनको रिहर्स कराऊंगा गाना, तभी आके सुनना कि कैसा लग रहा है गीत। तो एक बार रेणु जी वो जरा इसे नर्वस हुए थे एक ही बार। हाँ। तो गाना था राजू जो मैं गाने वाली थी इसने बचपन तो उनको मालूम था मेरी बेटी गा रही है, और मैं बहुत छोटी थी 7 साल की थी। हाँ। तो उसको शाम को रिहर्सल करवाई और बोला कि बेटा देख तेरे को ये गाना है, ठीक है? तो बोले हाँ डैडी। उसने पकड़ लिया, वो भी जरा होशियार थी पकड़ने में गाना। हाँ, तो कल हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? पहली रिकॉर्डिंग थी इनकी। हाँ, दूसरे अगले दिन ही सिखाए जी। फिर सुबह वापस उसको म्यूजिक रूम में बुलाया कि ठहर, मैंने जरा चेंज किया। अच्छा। अभी मैं बोली बच्चे के साथ भी आप दोनों के साथ खेल रहे हो। तो बेचारी तो भी वो गई और किया। उस दिन उन्होंने बिंदु जी को फोन किया कि बिंदु जी आज मेरी बेटी गा रही है, मैं नर्वस हूँ, आप आ जाइए। ओह, क्या बात। बहुत छोटी भी थी तो नेचुरली किसी भी एज अ फादर। हाँ, मतलब बाकी बालिक सुब्रमण्यम जी के साथ गाई थी ना वो गाना। ये गीत था ना, राजू ओ डैडी मम्मी से तुम मेरी सुलह करा दो, एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा। ये उनका पार्ट था। फिर मेरा था अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। अच्छा राजू ओ डैडी है, राजू है डैडी, मम्मी से तुम मेरी सुलह करा दो, एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। है राजू है डैडी, राजू ओ डैडी। कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, धूल में ना फेंके ऐसे किसी फूल को, मेरी तारीफें करना, मेरी तारीफें करना बेहिसाब तू, लेके आना कोई अच्छा सा जवाब तू। अरे मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा।
तुमसे कल मुलाकात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। राज ओ डैडी, राज हे डैडी। डैडी फिर देखो सपने सलोने। डैडी फिर देखो सपने सलोने। पहले मुझे ले दो ढेर से खिलौने। ओहो हो मुफ्त में ही काम ना ऐसे निकालो। हाथ डालो जेब में पैसे निकालो। निकालो पैसे निकालो। हाँ, पैसों की तो मैं बरसात करूंगा। पैसों की तो मैं बरसात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। हे राज, हे डैडी, राज डैडी। मम्मी मुझको मारेगी। आखिर तुमसे हारेगी। हाँ, मम्मी मुझको मारेगी। आखिर तुमसे हारेगी। डैडी माफी मांगोगे। मुझको छत पर टांगोगे। जुर्माना भरना होगा। एक वादा करना होगा। जुर्माना भरना होगा। एक वादा करना होगा। मम्मी को मनाओगे फिर ना उसे सताओगे। मुझको सब मंजूर है। फिर दिल्ली क्या दूर है। मुझको सब मंजूर है। फिर दिल्ली क्या दूर है। हमें अकेला छोड़ा तो तुमने वादा तोड़ा तो कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हे राज, हे डैडी, राज डैडी, राज डैडी, राज राज डैडी, डैडी, राज डैडी, राजू राजू डैडी, डैडी। राजू राजू राजू। तो उनकी एक दूसरी खासियत क्या थी, वो हर गीत में तीनों अंतरे अलग। आप एलपी के गाने सुनिए तो हर गीत के तीनों अंतरे अलग। तो मेरे गीत में भी यही हाल था। अरे बाप रे, लेकिन अब मैंने पिकअप कर लिया था। और मेरे दिमाग में एक गाना बैठा हुआ था कि नहीं मुझे ऐसे गा के ऐसे जाके ऐसे गाना है। और बाल सुब्रमण्यम जी भी बहुत फ्रेंडली थे, उनको भी पता था कि छोटी बच्ची है मेरे साथ गा रही है। तो उन्होंने पहले ही मेरे साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर ली और बोला मैं ऐसा गाऊंगा, आप बेटा ऐसा गाना। मगर इन्होंने फिर अंतरे की धुनें बदल दी। अरे बाप रे। एनीवे वो हो गया। तो मेरी मौसी भी आई थी रिकॉर्डिंग में, बिंदु जी वो भी आई थी। मगर वो सपोर्ट करने के लिए। एज अ फादर उनको जो उनको सपोर्ट करने के लिए, इसको नहीं। हाँ भाई, मतलब फादर को सपोर्ट करने मतलब लक्ष्मी जिन्होंने जी को। इतने गाने बना डाले उनको अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा हाँ बिल्कुल डर लग रहा क्योंकि था। लक्ष्मी जी को बहुत था बिंदु जी के लिए। जी। तो वो इंसिडेंट्स तो बोली नहीं रेणु जी का, वो मैगजीन में आया था वो कि हु इज योर। हाँ, तो उनको मेरी मासी के लिए मतलब इतना रिस्पेक्ट, इतना लव, इतना रिगार्ड है कि एक बार एक जर्नलिस्ट उनके पास गया और जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि कल वुमेन्स डे है जी, मैं चाहता हूं कि आप वुमेन्स डे के लिए इंटरव्यू दें। तो जाहिर है कि कोई भी शख्स होगा वो अपने मदर के लिए ही बोलेगा, या वाइफ के लिए ही बोलेगा। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया। फिर वो नीचे आए और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैंने इंटरव्यू दिया है वुमेन्स डे पे। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा।
कि तू गैस कर सकती है कि मैं किसके लिए बोला हूँ आज वुमेन्स डे में? तो मैंने कहा आपने दादी के लिए बोला हुआ, क्योंकि मेरी दादी ने भी जब वो छोटे थे बहुत संघर्ष किया था। तो बोले नहीं मैं तेरी दादी के लिए नहीं बोला। तो मैंने कहा आप फिर मेरी मम्मी के लिए बोले? बोले नहीं मैं तेरी माँ के लिए भी नहीं बोला। तो मैंने कहा किसके लिए? तो बोले मैं आज बिंदु जी के लिए बोला हूँ, क्योंकि मेरी मौसी जो है उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। अच्छा। क्योंकि जब मेरे ग्रैंडफादर ऑफ हो गए थे तो बिंदु जी मात्र 13 या 14 साल की थी, और उन्होंने फिर परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाई, तो वो पूरा संघर्ष उन्होंने अपने वुमेन्स डे के, तो इट वाज सच अ गुड जेस्चर ऑन हिज पार्ट। नहीं तो कौन याद रखता है ये सब बात? वो आज ऐसी मतलब सिचुएशन है हमारे के, बिंदु जी के सामने अगर कोई लक्ष्मीकांत जी बोल दे कि उसके आंखों में आंसू चल, वो रोती है, भावुक हो जाती है। हाँ बिल्कुल। हालांकि इस बात से और अभी तक की जितनी भी बात है, लक्ष्मीकांत जी और पूरी इंडस्ट्री जानती है कि सहृदय व्यक्ति थे, बहुत अच्छे, बिल्कुल। मतलब और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो मतलब बिल्कुल सादगी थी उनमें। जिस दिन वो इतने बिजी नहीं होंगे तो शाम को हमारा एक गेट था जो मेन रोड को ओवरलुक करता था, वो गेट के बाहर बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और उनको कितने फैन, बाकायदा एक टूरिस्ट बस आती थी उनको मिलने के लिए, तो वो टूरिस्ट बस से सारे टूरिस्ट उतरेंगे, उनके साथ तस्वीरें लेंगे, सबको मिलते थे। वो इतने मिलनसार, इतने मतलब हम्बल, ह्यूमिलिटी तो उनमें इतनी थी, कूट कूट के भरी थी बिल्कुल। क्योंकि वो टूरिस्ट आते ना घूमने पूरा, तो उन लोग का क्रेज था कि ये जूस की में आर्टिस्ट लोग का भी। तो हमारा उन दिनों में तो हम लोग ही थे, धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, शत्रुघ्न सिन्हा। हमारा पारसमणि भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसा बना हुआ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आपस में जो ट्यूनिंग थी वो तो मेरे ख्याल से रेणु जी। हाँ, जैसे अभी मैंने बीच में कविता जी का एक इंटरव्यू देखा टीवी पे, तो कविता जी उसमें बता रही थी कि जब खुदा गवाह का जो टाइटल सॉन्ग जब रिकॉर्ड हो रहा था तो महबूब स्टूडियो में डैडी उनको रिहर्सल करवा रहे थे कविता जी को, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। तो रिहर्सल करते करते उन्होंने कविता जी से कहा कि कविता जी मुझे लगता है कि इस गीत में एक आलाप होना चाहिए। तो उन्होंने कविता जी से कहा कि मैं जाके प्यारे जी को कहता हूँ कि इसमें एक आलाप होना चाहिए। उन्होंने जैसे वो उठे और वो बस उस कमरे का दरवाजा खोल रहे थे तो बाहर प्यारेलाल जी खड़े थे और प्यारेलाल जी ने उनसे सेम बात कही कि लक्ष्मी मुझे लगता है कि इस गीत में हमें एक आलाप रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं यही बात कहने के लिए आ रहा था। तो ऐसी ट्यूनिंग थी। हम लोगों को कभी कभी ये होता था कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता ही नहीं चलता था। पता ही नहीं चलता था। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। एक दूसरे के काम को सराहना भी बहुत बड़ी बात बहुत थी। बड़ी बात है। अगर मुझे आपका काम नहीं भी पसंद है, ऐसा भी हो सकता है, मगर वैसा भी वो कमाल की एक अंडरस्टैंडिंग थी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने ही बना के भेजी। बिल्कुल सही बात। और आपको एक और बात बताऊंगी, दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम है। अच्छा। हाँ, दोनों बी पॉजिटिव है। ओहो, हाँ, क्या बात है। पता नहीं क्या था जो जब छोटे थे और जब वो दोनों मिले तो मुझे लगता है डैडी कुछ 13 साल के थे और प्यारे अंकल कुछ 11 साल के थे। तो वो दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुई। वो दोनों पहले क्रिकेट खेलते थे, फिर एज म्यूजिशियंस उन्होंने काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। तो फिर ये डैडी की आइडिया थी, उन्होंने प्यारे अंकल से कहा कि क्यों ना हम दोनों भी म्यूजिक डायरेक्टर बने। तो प्यारे अंकल ने कहा कि नहीं, मैं तो वियना जाके सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट और कंपोज करना चाहता हूँ। तो थोड़े दिन के लिए ये चुप हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोले अभी चलो प्यारे का मन है कि वहां जाके सिम्फनी। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा उन्होंने कहा, तो तभी भी प्यारे अंकल ने कहा कि नहीं मैं तो सिम्फनी। फिर एक दिन उन्होंने थोड़ा डांट के उनसे कहा कि कोई जरूरत नहीं जाने की, कोई जरूरत नहीं है वियना या कहीं जाने की, अब हम दोनों यहाँ रहकर संगीत बनाएंगे। और वो जब पहले वो म्यूजिशियन बने, म्यूजिशियन बनने के बाद वो असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बने। उन्होंने काफी फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर किया, काफी फिल्मों में गीतों को अरेंज भी किया। उस समय के जो काफी जो लोकप्रिय संगीतकार थे उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया। जी, एस.टी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी भाई, मदन जी, खयाम साहब के साथ तो सी रामचंद्र जी के साथ। फिर सुबह होगी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी मेरे ख्याल से हुआ है। सी रामचंद्र जी के साथ तो बहुत किया, क्योंकि आप देखो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में कभी एक झलकी आ जाती है श्री रामचंद्र जी जी, उनमें एक जो स्टाइल कभी कभी रोशन जी भी वो लाइक तो बहुत करते थे सबका, मतलब। और बर्मन दा के वो बहुत फेवरेट थे, खास करके मेरे डैडी।
तो बर्मंदा को मैंडोलिन जो इंस्ट्रूमेंट था वो इतना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्योंकि डैडी उसको बहुत अच्छा बजाते थे, वो अपने गानों में मैंडोलिन को इनकॉर्पोरेट करते थे। जैसे वो गीत जो है अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ, उसमें डैडी नहीं बजाया वो मैंडोलिन। अच्छा। फिर खोया खोया चांद, वो कौन सा गीत था जिसपे पंचम दा और वो ये है अपना दिल तो आवारा, उसमें एक ही माइक पे पंचम ने माउथ ऑर्गन बजाया है, उन्होंने मैंडोलिन बजाया। क्या बात है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा,
न जाने किस पे आएगा। एक बार ऐसा हुआ कि उनको ओपी नैयर जी के लिए गीत बजाना था। ये मेरे डैडी की बात कर रही हूँ, वो ऑलरेडी किसी और सॉन्ग रिकॉर्डिंग में थे। तो बाय द टाइम वो ओपी नैयर जी के सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, उनको लेट हो गया था। और 2 मैंडोलिन प्लेयर्स थे, तो एक जो मैंडोलिन प्लेयर थे वो और एक मेरे डैड। तो वो जब पहुंचे रिकॉर्डिंग में तभी ओपी नैयर जी ने टेक अनाउंस कर दिया। हाँ, बोले टेक। ये जाके बैठ गए, और ये जाके बैठ गए अपनी सीट पर, और उन्होंने वो नोटेशन पेपर देख लिया और टेक अनाउंस हुआ। उन्होंने तो रिहर्सल भी नहीं की, रिहर्सल नहीं की थी, रिहर्सल नहीं की थी, और उन्होंने टेक अनाउंस किया। टेक इनको बजाना पड़ा, इन्होंने पूरा टेक बजाया ऑन द स्पॉट, मतलब स्पॉन्टेनियसली बजाया। टेक खत्म हुआ तो फिर ओपी नैयर जी ने अंदर से माइक पे अनाउंस किया कि लक्ष्मीकांत कम हियर। तो उनको अंदर बुलाया, फिर रेट पूछा। हाँ, उनको अंदर बुला के पूछा कि तुम ये मत समझना कि मैंने तुमको देखा नहीं, मैंने देखा कि तुम बहुत लेट आए मेरी रिकॉर्डिंग के लिए, मैंने देखा। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लक्ष्मीकांत जी ने, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो बोले कि तुम्हारा एक रिकॉर्डिंग का कितना रेट है? तो मेरे डैडी ने कहा कि नहीं, 75 रुपीज। 75 रुपीज। तो बोले कि 75 रुपीज तो आज तुमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो तुम लेट आए और तुमने सीधे आते ही टेक बजाया, लेकिन मैं तुम्हें आज अपनी तरफ से 150 रुपीज दूंगा कि लेट आके भी तुमने बराबर बजाया, इतना गीत अच्छा बजाया लेट आकर भी। हाँ, तो ऐसे कितने इंसिडेंसेस हैं, कितने इंसिडेंट्स हैं। हाँ, बर्मंदा के वहां तो वो और उनकी वाइफ दोनों उनको बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, क्योंकि वो छोटे थे ना मेरे डैडी, तो बहुत क्यूट भी लगते थे, बिल्कुल घुंघराले बाल, वैसे गोरे गोरे। और मम्मा वो इंसिडेंट पता ना, जो एक बार म्यूजिशियंस की स्ट्राइक हुई थी और जो प्रेम कहानी का जो गाना, प्रेम कहानी, हाँ, वो राजकुस्सा की पिक्चर बन रही थी, मुमताज राजेश का प्रेम कहानी। तो उसमें अभी म्यूजिशियन की हो गई स्ट्राइक जी, और उन्होंने बोला कि नहीं बजाएंगे कल से। म्यूजिशियन लोग पूरे स्ट्राइक पे गए, जो उनका पूरा यूनियन था जी। तो राजकोसला ने बोला मेरा तो गाना बहुत जरूरी है। तो बोले क्या करे? तो बोले हम लोग नए म्यूजिशियन को ये करेंगे। अभी म्यूजिशियन जो हमारे पुराने थे उन लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे रिकॉर्डिंग के बाहर कि कैसे इन लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने। लता बाई एग्री हो गई, मुकेश जी एग्री हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, चुने चुने जो बेचारे नए म्यूजिशियन थे उन लोग को भी बुलाया और गाना हुआ रिकॉर्ड। इन्होंने रिकॉर्ड किया। लता जी ने कहा कि मैं आऊंगी, मुकेश जी ने कहा मैं भी आऊंगा। वो फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक, वो गाना, वो गीत। कहा आपका ये बजा ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़कर, मगर सहने गुलशन से यूं तोड़कर, फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं, फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको।
बड़े नाजुक होते हैं फूल, आहिस्ता फेंको। गाना हुआ तो उसके बाद मेरे घर के मेरे सर्वेंट, मेरे फादर इन लो सब, मैं बोले तुम नहीं साहब को कोई कुछ मारा तो, क्योंकि वो म्यूजिशियन, हमारे म्यूजिशियन थोड़ी ऐसा करेंगे। हाँ। तो बेचारे अभी क्या करें, उनको लगा कि अगर ये मेन लोग ही हमारे बिना गाना कर रहे तो आगे क्या होगा, क्या होगा। तो उन हालातों में भी उन्होंने गीत रिकॉर्ड किया। और दूसरे जो संगीतकार थे उस समय पर, उन्होंने लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी को बोला कि आप लोग आगे बढ़िए, फिर हम आएंगे पीछे, आप लोग पहले लीड करिए। एक आप लोग, मगर ये चला नहीं ज्यादा दिन, क्योंकि आफ्टर ऑल म्यूजिशियन भी तो हमारे ही चाहिए। रोज के फैमिली मेंबर थे ना। और फिर लक्ष्मीकांत जी का ऐसा स्वभाव, किसी को छोड़ नहीं सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको लेकर चलते थे। हाँ। अगर बात करें तो उनको खाने में क्या पसंद था? माँ क्या हुआ? बहुत सताते थे ऐसा, वही चीज पे सताते बाकी। हाँ, थाली भरी हुई चाहिए, मगर खाते थे चूहे जैसा। अच्छा, वैरायटी और चिकन ये वो, और मेरे हाथ का पाया। मगर ऐसा है ना, अगर पाया मैं बनाऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा मैं बनाऊंगी मेरी फैमिली के लिए, 8 लोगों के लिए, समझ गए ना। तो रिकॉर्डिंग में जो भी रात को आ जाइए, मेरी वाइफ पाया बना रही है। अच्छा। अभी जो 8 जन के पाए में जी, मैं 20 लोगों को कहाँ से लाऊं, कहाँ से खिलाऊं? तो फिर क्या करती थी आप? मैनेज करते थे हम लोग। रेनू जी ये तो बहुत डिफिकल्ट। अगर कल मेरे यहाँ 100 आदमी की पार्टी जी, तो मैं बोलती थी कि 100 लोगों की पार्टी, हाँ ठीक है, मैं किसी को बुलाने वाला भी नहीं हूँ। जो फिर दूसरे दिन सामने मिला, रात को क्या कर रहे, रात को मेरा पार्टी है। अच्छा। मतलब वो 100 का 150 होते देर नहीं लगती थी। तो उनका नेचर इतना अच्छा था कि उनको लोगों को खिलाना पिलाना, अपने घर पे बुलाना, लोग बैठे बातचीत करें, उनको बहुत अच्छा लगता। जिसमें हमारे अफसरानी जी कंपल्सरी ब्लाइंड थे, उनको रोज आते थे बेचारे। असानी जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे। तो असानी जी, सुभाष जी, उनका हमारे घर बहुत, ये सबका हमारे घर, अनिल बोनी, उन लोग भी रोज। हीरो फिल्म की बात करें अगर, तो उसका तो सभी गाने बहुत हिट हुए। बहुत हिट हुए। हम लोग तो पहले पिक्चर रिलीज हुई तो बोले ये पिक्चर फ्लॉप है। अच्छा। 4 हफ्ता, क्योंकि नया हीरो नई हीरोइन, और लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने वो फ्लूट पीस जो था इन लोगों का, वो तो रिपीट वैल्यू थी पिक्चर की।
लंबी जुदाई। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का यही बोलना है कि फिल्म में म्यूजिक इज द रिपीट वैल्यू जी। आप देखो रिपीट में हम एक्शन वैक्शन हो तो लेडीज लोग हट जाएगी कि हम एक्शन ये वो ज्यादा नहीं, एक बार पिक्चर देख ली तो नहीं देखेंगे जी। मगर म्यूजिक जो होता है हिट वो तो रिपीट वैल्यू होती है बिल्कुल, उसके लिए बच्चे बार और हाँ, अभी मैं खुद तो मैरिड भी नहीं थी, मैंने दोस्ती कम से कम 10 बार देखी जी। जैसे मम्मी कहती है, मैं तो शायद तभी पैदा नहीं हुई थी कि जब हाथी मेरे साथी फिल्म लगी थी। रेणु जी हमारे यहाँ लोगों के लक्ष्मीकांत जी मार्केट में एक कसट अवेलेबल नहीं, एक कसट दे दीजिए। मीनू मुमताज महबूब जी की बहन वो एक दिन शाम को, लक्ष्मी भाई मुझे एक कैसेट दे दीजिए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। अच्छा, उस फिल्म की इतना गाने का क्रेज था, गानों का। ओहो, हाथी मेरे साथी का कमाल था, उनको क्रेजी इतना था। अभी ये गाना सरगम का डफली वाले डफली बजा, लिटरली बोलते हैं कि वो गाने में इतनी कॉइन पड़ती थी पर्दे पे, और जयप्रदा बता रही थी कि वो गाना पिक्चर में से निकालने वाले थे। उनके लास्ट शेड्यूल में उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि कश्मीर में हमने लास्ट के 3-4 दिनों में वो गीत पिक्चराइज किया, और फिर डायरेक्टर सोच रहे थे ये गाना रखूं फिल्म में, नहीं रखूं। इतना पैसा पड़ा है कि लिटरली 1-1 लाख रुपया कलेक्ट होता था थिएटर्स में, क्योंकि लोग एक्साइटेड हो जाते थे, उनको लगता था कि एक तो गीत बहुत जबरदस्त, फिर उन्हें लगता था जयाप्रदा बोलने लगी है।
चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय 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 तेरी चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। टपली वाले टपली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, टपली वाले टपली वाले। उन्होंने 1 2 3 गाना भी ऐसा ही इंस्पायर होके बनाया था। वो उन दिनों में गणपति का फेस्टिवल जी। तो वो जो महाराष्ट्र हर लोगों का जब सैटरडे वो को जाते हैं, नहीं, वो हर सैटरडे को बजरंग बली के मंदिर जाते थे। तो एक सैटरडे ऐसा ही था, वो बजरंग बली के मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में वो महाराष्ट्रियन प्रोसेशन निकला हुआ था। जी। वो प्रोसेशन में वो एक वो बैंजो होता है, उस पर एक वो टिपिकल धुन बज रही थी। जी जी, कुछ बैंजो, हाँ। हाँ, जो विसर्जन के टाइम पे धुन बजती है। हाँ, तो उन्होंने पता नहीं उससे क्या एक इंस्पिरेशन लिया और उन्होंने आके ये गीत बना, ये गीत रिकॉर्ड भी हो गया। और फिर हमारे यहाँ अलका जी आई थी उस दिन, तो अलका जी को उन्होंने बोला कि आप वो गीत ले आइए, मैं मेरे बच्चों को सुनाना चाहता हूँ। तो हमें तो पता ही नहीं था, तो हमारे पास एक बड़ा म्यूजिक सिस्टम था, उस पे हमने जब ये गीत लगाया, बाप रे, हमने बोला ये 1 2 3 ये क्या गीत है। जी, और क्या वो गीत पे, मतलब हम लोग खुद सुनकर इतना आश्चर्य में थे, इतने आश्चर्य में पड़ गए थे और ऐसा लग रहा था बार बार इस गीत को सुनो, बार बार सुनो। और फिर वो गीत क्या बना। Thank you.
10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बहार तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बहार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो ऐसा वो इंस्पायर बहुत होते थे। हाँ, कभी हम लोग कहीं फॉरेन कंट्री गए, वहां से कुछ इंस्पायर हुआ, मगर ऐसा कॉपी करूंगा मैं किसी गीत को, ऐसा कभी नहीं था। तो कभी मतलब ये गीत उन्होंने सुनाया, ऐसे भी और कोई गीत भी आप लोगों को सुनवाया कि बच्चों को सुनाते हैं पहले ये वाला, या आपको भाभी जी? गीत तो ऐसे बहुत बने, मतलब जैसे जब बड़ी बड़ी फिल्मों की हमारे वहाँ वो म्यूजिक सिटिंग्स होती थी, जैसे कि अमर अकबर एंथनी की हो रही है या कर्मा फिल्म की हो रही है, तो मेरे ब्रदर थे ना, वो हमेशा म्यूजिक रूम में जाके बैठ जाते थे। फिल्म भी बड़ी नसीब फिल्म की थी वो, एक फिल्म का गाना था जिसमें अमित जी के डायलॉग्स थे, अमिताभ जी के, उसके लिए वो खुद आए थे हमारे यहाँ रिहर्सल के लिए। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। चांद हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पिया? साला दूंगा खींच के अभी, चल जा। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है, तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है, जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया, सो चुकी, अब मान जा नहीं, सर फोड़ता हूँ, चल मेरे भाई, बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ, क्या मैं नशे में हूँ? जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ, चल मेरे भाई, अबे बोला ना चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। मनमोहन भाई का म्यूजिक तो उन लोगों ने 9 मिनट में 9 गाने बनाए। कौन सा? अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी के गीत बहुत जल्दी बने। अच्छा, मुझे लगता है हाँ, 1 या 2 म्यूजिक सिटिंग में सारे गीत बन गए थे। और अमर अकबर एंथनी में तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला जी। हाँ, अगर हम बात करें कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के अलावा जया जी, आपको और किसी और का संगीत और कोई गीत याद आए तो
कौन सा गीत आप याद करेंगे? जी, काफी हम लोगों को पसंद है। डैडी रोशन साहब के बहुत फैन थे, शंकर जयकिशन के तो थे ही, को रोशन जी के गीत भी बहुत पसंद थे। बहुत गीत उन्होंने उनसे भी इंस्पायर होकर बनाए थे। हाँ, चुटकी बुल्ले, वो ख़याम साहब का गाना तो बहुत अच्छा है। डैडी को भी बहुत पसंद थे उनके। ख़याम साहब इतने अच्छे कंपोजर हैं। वो एक गीत उनका बहुत अच्छा है, सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से ना बिखर जाए, फिर से ना बिखर जाए, इस रात में जी ले हम, इस रात में मर जाए, इस रात में मर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए, इस रात में जी ले हम, इस रात में मर जाए, इस रात में मर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। बहुत बढ़िया। वैसे तो लग रहा है कि बातें करते रहें। हाँ, लेकिन आज विराम देते हैं और फिर कभी फिर से मुलाकात करेंगे। जरूर। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्वर्गीय लक्ष्मीकांत कुडालकर की यादें हमसे साझा कर रही थीं श्रीमती जया लक्ष्मीकांत एवं उनकी पुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। आपसे बातचीत कर रही थी रेणु चतुर्वेदी। इस बातचीत की ये थी चौथी और अंतिम कड़ी। तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।